नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि आखिर प्राचीन शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ी। वेद वैदिक काल में, बौद्ध टाइम में क्या क्या उसमें एंट्री करने के प्रोसेस हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर जो वैदिक शिक्षा थी या गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी था, तो उस समय मतलब क्या उसकी विशेषताएं थी, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये सोचेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में कि कैसे पहले चीजें थी और कैसे अब हैं, किस प्रकार से। तो इसको थोड़ा कंपेयर करते समय आप अपने दिमाग में चलते रहिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं की अगर बात करें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यवस्था उसमें विशेषताओं की बात करेंगे। संतुलित संतुलित हुआ करती थी उस समय की। अब संतुलन मतलब बैलेंस। बैलेंस किस प्रकार से बनाया जाता था कि पहले एक तो शिक्षा होती है किसकी, शारीरिक, और दूसरे होते हैं मानसिक। मीन्स कि शारीरिक मतलब फिजिकल और मेंटल, इन दोनों चीजों का बैलेंस करके पहले शिक्षाएं दिया जाती थी। आज के युग में क्या है कि शारीरिक शिक्षा में कोई बल मतलब दिया ही नहीं जाता ध्यान। आप सब लोग देखते होंगे आज के स्कूलों में केवल पढ़ाए जा रहे बच्चों को मैथ, रीजनिंग, सॉल्व, कुछ नहीं होता था। हाँ, बल्कि हम लोग के समय में मतलब आज से अगर कुछ साल पहले, 10 15 20 साल पहले, 10 साल पहले बात किया जाए, तो वहां पे भी मानसिक और शारीरिक शिक्षा का एक नियम होता था। हम लोग के गेम्स टाइम होता था, शाम को खेलना ही खेलना है। लेकिन उसमें पहले की जो बात करें तो उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन को ध्यान दिया जाता था। बच्चों से काम करवाया जाता था, बच्चों को खेलने के लिए टाइम दिया जाता था और पढ़ाई लिखाई भी कराई जाती थी। तो इसका संतुलन बहुत ही बेहतरीन प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में था। ठीक ना। निःशुल्क मतलब कास्ट बिल्कुल फ्री थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी शिक्षा उस समय की। ये बहुत बेहतरीन सिस्टम था। आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने ध्यान दिया कि गुरुकुल जो होते थे, तो गुरुकुल में क्या हुआ करते था कि आपको खाना पीना रहना सोना सब वहीं हुआ करता था। और उसका कौन वो खर्चा उठाता था, तो वहां के जो गुरु लोग हुआ करते थे वो लोग वो खर्चे को उठाते थे। हालांकि गुरु लोग क्या कहें कि जो बच्चे होते थे, जो शिक्षार्थी होता था, वो जाता था भिक्षाटन पहले किया करता था। भिक्षा आप मांग के लाइए आसपास के गांवों से, वहां से उसी से सबका भोजन तैयार होगा और भोजन से सब लोग करेंगे। तो शिक्षा उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज के युग में देखिए कितनी कॉमर्शलाइजेशन हो गया है कि शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्चा है। हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शायद अपना नाम लिखना भी नहीं आता, उनकी अगर आप स्कूलों की फीस देखेंगे ना, तो 50,000, किसी किसी का लाख लाख रुपए एक साल का लगता है। जबकि हम लोग के समय में ये शिक्षा मुश्किल से 20 रुपए 25 रुपए में हो जाती थी। और यही चीज जो प्राचीन काल में निःशुल्क हुआ करती, तो किस तरह से चीजें बदल रही हैं। जबकि इतना जरूरी नहीं है, छोटे बच्चों को आप क्या सिखा लोगे। मतलब 1 लाख रुपए किस चीज का ले रहे हैं आप, मुझे तो समझ नहीं आता है। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर इतना फीस क्यों लगती है प्राइवेट स्कूल्स में, और इतना क्या जरूरी है। किताबें और उसके बैग के अगर देखा जाए तो वो 200 300 रुपए का कुल रहता है, और फीस 2 लाख 1 लाख, पता नहीं किस नाम पे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था उस समय हुआ करती थी। इसमें अभी भी सुधार होने की जरूरत है कि इतना ज्यादा भार नहीं होना चाहिए बच्चों पे। ठीक। फिर बाह्य नियंत्रण मुक्त हुआ करता था। ये जो एक्सटर्नल आप लोग आजकल एजेंट देखते हैं ना, कि अगर बच्चे को एडमिशन दे दिए हम, फिर भी लोगों का इंटरफेयर रहेगा, किसी नेता का रहेगा, किसी बड़े बिजनेसमैन का रहेगा, कि जो डायरेक्टर है फिर कोई बड़ा व्यक्ति है उसका इंटरफेयर रहेगा, उसके हिसाब से स्कूल चलेगी। कोई गार्जियन ही है बहुत ज्यादा मतलब अपना इंटरफेयर करता है, उस समय कुछ नहीं हुआ। इवन आपके माता पिता भी नहीं जा सकते थे उसमें, क्योंकि वहां पे इमोशनल वो होता है कि आप जाएंगे, वो बच्चा इमोशनल होगा, उसका पढ़ने में मन नहीं लगा, इसलिए उसको बहुत हार्श बनाया जाता है, बहुत एकदम कठोर बनाया जाता है। उस तरह की शिक्षा व्यवस्था वो हुआ करती थी। ये विशेषताएं होती थी उस समय की गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था। अगर मैं एक बात कर रहा हूं तो आप एक गुरुकुल का दृश्य अपने सामने रख के इस सब चीजों को पढ़िए। ठीक है,
तो वह नियंत्रण से मुक्त है। किसी का उसमें कोई चंदा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, जो सब करेंगे दो ही व्यक्ति, गुरु और उनके शिक्षार्थी। ठीक है, तो वह नियंत्रण एक्सटर्नल फैक्टर का वहां पे इंटरफेयर नहीं होता था। ठीक, अब तीसरी विशेषता इसमें है मौखिक स्वरूप। मौखिक स्वरूप मीन्स आजकल देखिए कितना हम लोग की मेमोरी लॉस होते जा रही है। एक मोबाइल नंबर 10 अंक का नहीं याद होता है, हालांकि कुछ कुछ मोबाइल नंबर याद रहते हैं 10 अंक के, वो अलग केस है। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, सारी चीजें पढ़ा के सुन के बच्चा कान से सुनेगा और उसको दिमाग में मेमोराइज करेगा और उसको वहां पे फीड करेगा। पहले कोई लिखने का हमारे पास इतनी पेन कॉपी, पता नहीं कौन कौन से बोर्ड, डिजिटल बहुत सारे इक्विपमेंट आजकल आ गए, तो वो उस समय उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। तो मौखिक स्वरूप उस समय शिक्षा का हुआ करता था। सोचिए कितना बेहतरीन हुआ करता था। ठीक, तो मौखिक स्वरूप मीन्स ओरल, ओरल फॉर्म ऑफ एजुकेशन उस समय हुआ करता था। ठीक, अब शिक्षा आरंभ की उम्र, उस समय की एक विशेषता ये भी थी कि आजकल, हालांकि इन्हीं सब प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए आजकल भारत सरकार ने नई शिक्षा व्यवस्था को लाए हैं और नई शिक्षा व्यवस्था में उम्र का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है। तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था ये हुआ करती थी कि शिक्षा आरंभ की उम्र, जैसे हमने देखा था 5+ में क्या विद्या आरंभ हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 के आसपास आपका उपनयन संस्कार होगा, उसके बाद आरंभ कर देंगे शिक्षा। ठीक, तो शिक्षा आरंभ करने की वो एक उम्र क्राइटेरिया उस समय ही डिसाइड था। उसी समय जितनी भी चीज आजकल हम कर रहे हैं ना, वो प्राचीन समय से हम लेके कर रहे हैं। ठीक, तो शिक्षा आरंभ के उम्र मतलब एज का क्राइटेरिया उस समय डिसाइड था। फिर अध्ययन समय अवधि, अध्ययन समय अवधि भी पहले डिसाइड हुआ करती थी। क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, पहले वेदों का अध्ययन करते थे, वेदाज वेदाज का स्टडी करते थे। स्टडी समय मतलब स्टडी ड्यूरेशन इंग्लिश में देखिएगा। तो वेदाज का हम लोग उस समय अध्ययन किया करते थे, और अध्ययन के समय हम क्या होता था कि हम लोग 4 वेद है जैसे, तो 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद। पहला वेद अगर एक वेद हमने कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स कि आपको क्या कहा जाएगा, उस समय आपको स्नातक कहा जाता था। सोचिए, और ये 12 वर्ष में आपका कंप्लीट होता था। 12 वर्ष में एक वेद का अध्ययन हो सकता है। ठीक है ना, ये स्नातक कहते थे। और दूसरे वेद का अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो उसको हम लोग वसु कहते थे, वसु वसु। और तीसरे वेद का अगर हम अध्ययन कर ले तो रुद्र। ठीक, सबका ड्यूरेशन 12 अगर किसी ने बोल दिया आदित्य, 4 वेद जो चारों वेदों पढ़ लेता था उसको आदित्य कहा जाता था। और ये मतलब 48 वर्ष की उम्र कर चुके हैं, तभी 4 वेद आपने पढ़ लिए। ठीक, तो इस समय स्नातक 1 वेद पढ़ने पे, 2 वसु, 3 रुद्र, 3 वेद अगर पढ़ा, 4था वेद अगर पढ़ लिया, आपको आदित्य कहा जाएगा। ठीक, तो इस तरह अध्ययन समय अवधि डिसाइड थी पहले। आजकल तो 2 वर्ष में ग्रेजुएशन, 1 वर्ष में ही ग्रेजुएशन, 6 महीने में डिप्लोमा कोर्स, 2 महीने में MBA करिए। तो वो नहीं था भाई, उस समय गहन अध्ययन होता था, डिटेल। ठीक, आदर्श वातावरण, दैट मीन्स आइडियल कंडीशन, आइडियल एटमॉस्फियर फॉर द स्टडी। उस समय हम लोग देखते थे पूरी तरह हम लोग किस में रहते थे, नेचर की ही गोद में हम लोग पलते बढ़ते थे। हम लोग मीन्स बच्चे उस समय के कोई टाट बिछौना, बेंच, डेस्क नहीं होता था। उस समय आप बराबर बढ़िया जमीन में बैठेंगे, घास फूस का बिछौना बिछा सकते हैं, एक चबूतरा होगा उसमें गुरु बैठेंगे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि उसको सबको नजर रखना पड़ता था ना उनको। तो आदर्श वातावरण, चारों तरफ पेड़ होंगे, खेत होगा, पक्षी होंगे, जानवर होंगे, तो इस ऐसी जगह पे आश्रम बनाया जाता था। तो उस समय जो आदर्श वातावरण था उसमें आपको, आप साइंटिफिकली देखें तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती थी, बहुत ज्यादा। और ऑक्सीजन आपके ब्लड में जब जाएगा, आपके सांस में जाएगा, तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, बहुत एक्टिव करेगा। आजकल लोगों को ऑक्सीजन की कमी है, बंद रूम में रहते हैं, 4x4
10 बाय 10 रूम में रहते हैं, कहीं निकलते नहीं, इतनी गंदी हालत, मतलब आदत भी हो गई लोगों की। खाए हैं, पढ़े हैं, कहीं निकल भी नहीं रहे हैं। पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं इसका तो पता ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ भी रहे हैं नहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन रूम में रहना इतना अच्छी बात नहीं है। रूम से बाहर आपको निकलना चाहिए और स्वच्छ हवा लेनी चाहिए। कोशिश आज के स्टूडेंट को ये करनी चाहिए कि आप लोग जाइए सुबह सुबह, स्वच्छ वातावरण में थोड़ा घूम के आइए। आपके दिमाग में ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा और आपके दिमाग बढ़िया काम करेगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था आदर्श वातावरण उस समय का था, इसीलिए लोग पहले कितने ऋषि हुए, कितनी इंटेलिजेंट लोग हुए। जो साइंटिस्ट अभी कर रहे हैं वो सब पहले लोगों ने कर दिया है। कितने कितने ऋषि हो गए, आप सबको मालूम है, आर्यभट्ट लोग। ठीक, व्यवसायिक, उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ऐसा नहीं है कि व्यवसायिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। आप देखिए उस समय नेचर से जोड़ के मछली पालन, मतलब मत्स्य पालन की शिक्षा उस समय दी जाती थी कि आप अगर व्यवसाय करेंगे तो किस प्रकार की करेंगे। चिकित्सा, मतलब कमर्शियल एजुकेशन भी पहले दिया जाता था, जैसे फिशरीज, चिकित्सा, मेडिकल एजुकेशन देते थे। आर्किटेक्ट, बढ़ई, या फिर जो भी मतलब चीजें बनाने से रिलेटेड है, व्यवसायिक शिक्षा उस समय प्राचीन काल में दी जाती थी। ये सारी विशेषताएं आप लोग अभी देखेंगे ना, सारा कुछ उसमें समाहित होगा। उसके बाद दंड व्यवस्था, पनिशमेंट। पनिशमेंट के तौर पे पहले क्या होता था, पनिशमेंट मतलब पहले मारते पीटते नहीं थे। आजकल तो बहुत सारे हम लोग वीडियोस वायरल होते देखते हैं कि मारते हैं, पीटते हैं और बहुत तरह से दंड दिया जाता है। तो पहले ये होता था कि दंड के रूप में आपको क्या कर देते थे कि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई होमवर्क नहीं किया, तो पहले ये जो भोजन है ना, 1 महीने तक एक टाइम दिया जाएगा। ये होती थी उस समय की दंड व्यवस्था। और लास्ट के दिनों में 2-4 दिन है, उस एक ही दिन मान लीजिए भोजन आपको दोनों टाइम, मतलब आपको उपवास रखते थे। इससे होता क्या था कि पहले शॉर्टेज हुआ करते थे खाने का, लिमिटेड खाना भी हुआ करता था, लिमिटेड भोजन हुआ करता था, लिमिटेड संसाधन थे। तो इससे एक ये बचता भी था, एक व्यक्ति को नहीं खिलाएंगे एक टाइम तो दूसरे के लिए हो जाएगा, और अतिथि जो कुछ भी थोड़ा बहुत गुरुकुल में आएंगे उनके लिए हो जाएगा। तो और इसको अपने किए का, जो उनने गलती किया है उसका प्रायश्चित करने का एक टाइम मिलेगा। तो ये दंड व्यवस्था उस समय हुआ करती थी। ठीक, मारना पीटना, गाली बकना, ये सब नहीं हुआ करता था पहले। ठीक ना, ये प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक, अब गुरुकुल पद्धति हम सब लोग को मालूम है, एक गुरु होते थे और एक शिष्य। मुझे तो गुरुकुल के नाम पे हमेशा अरुण की गुरु भक्ति याद आता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने 5वीं क्लास में वो पढ़ा था और हम लोग को मतलब एक अंदर से फीलिंग आई थी उस समय वो चैप्टर पढ़ा के, शायद इसीलिए बहुत समझदारी के साथ उस चैप्टर को डाला गया है। वहां से मतलब हम लोग को हमेशा लगने लगा था कि टीचर के प्रति किस प्रकार के रिस्पेक्ट, अगर कोई टीचर बोल दे कि ये करके आओ तो करके ही जाना है, ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा अंदर से लगा। हालांकि उसको बहुत फॉलो किए नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन आया था मन में कहीं ना कहीं, और आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो करते भी हैं और किए भी हैं। तो इस तरह आरुण की गुरु भक्ति आप लोग चैप्टर देखे 5 में, ठीक ना। तो गुरुकुल पद्धति वो करते थे। गुरुकुल पद्धति की विशेषताएं, नेचुरल थिंग्स होंगी, ये सारा चीज गुरुकुल व्यवस्था की ही मोस्टली अगर बात की जाए है। ठीक, गुरु शिष्य हुआ करते थे, वही आपस में, नो गार्जियन इंटरफेरेंस, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, वही उतने में ही सब लोग हैं, वही उनके माता पिता है, वही उनके वो बच्चे हैं। फिर शिक्षा का समय स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप भी उस समय डिसाइड था। सिलेबस, सिलेबस हुआ करता था भाई कि ये पढ़ना है, ये वेद को पढ़ना है, ये उपनिषद को आपको पढ़ के आना है, इस तरह के मंत्र का उच्चारण करना है, गायत्री मंत्र होंगे, ये सब सिलेबस था। गायत्री मंत्र का सिलेबस है, सामवेद पढ़ना है, अथर्ववेद पढ़ना है, ऋग्वेद पढ़ना है, ये सब सिलेबस ही था ना, जैसे आजकल साइंस मैथ होता है। ठीक, पाठ्यक्रम,
और शिक्षा का स्वरूप की अगर बात करें तो ये मेनली अगर बोला जाए तो ओरल शिक्षा मीन्स मौखिक शिक्षा पे ही बेस्ड था, कोई रिटन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता था। और ओरल शिक्षा कितनी कठिन है, आपको अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि आप भारत की इकोनॉमी उसमें लिख के आइए एक पेज, आप लिख देंगे 10 मिनट के अंदर। और आपसे कोई अगर बोले कि बोल के दिखाइए खड़े होके, ऐसे ऐसे पैर कांपने लगे और आपको जो आता है वो भी नहीं आएगा। तो कितनी महान ओरल शिक्षा होती है, ये चीज हमको प्राचीन विशेषताएं बताती हैं। क्योंकि बोलना आसान नहीं है, लिखना बहुत आसान है, क्योंकि कोई देख नहीं रहा। आप लोग देखते होंगे ना कि अगर कोई एग्जामिनेशन में आप लिख रहे हैं कुछ, कोई टीचर आके खड़ा हो जाता है, आपकी हालत टाइट हो जाती है, लगता है यार मैं क्या लिखूं, पेन आपका रुक जाता है। क्योंकि आप अकेले में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी के सामने बोलना, किसी के सामने प्रैक्टिकल देना और ओरल एग्जाम देना बहुत कठिन है। आप लोग के यहाँ एग्जामिनेशन होते हैं, वाइवा होते हैं, तो उसमें आप नहीं बोल पाते हैं, जो आता है वो भी, इवन अपना नाम बोलने में भी इंसान लड़खड़ाता है। तो ये ओरल शिक्षा, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतरीन हुआ करती थी, कितनी कॉन्फिडेंस वाली चीजें, उससे लोग ओजस्वी लोग निकलेंगे नहीं तो क्या होगा। तो वो स्वरूप पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम में सिलेबस हुआ करता थे और उसमें दो चीजें होती, एक परा पाठ्यक्रम, एक अपरा पाठ्यक्रम। मतलब परा पाठ्यक्रम में जो आपको शिक्षा दी जाती थी, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, ये सब, इन सब चीजों की शिक्षा दी जाती थी। धर्म, धर्म मीन्स की दैट मीन्स हिंदू मुस्लिम, ये धर्म नहीं है। धर्म मीन्स पूरा का पूरा मतलब था कर्तव्य, ड्यूटीज। तो ये परा पाठ्यक्रम में चर्चा हुआ करता था। और अपरा पाठ्यक्रम में था आपका मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, ये जो टेक्निकल है ना, ये हमारे अपरा पाठ्यक्रम के अंतर्गत हुआ करते थे। इतनी सारी विशेषताएं थी। मतलब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा बैलेंस होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, उसके बाद फिर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं था, सिलेबस डिजाइन था, टेन्योर उनका फिक्स था, और आदर्श आइडियल कंडीशन हुआ करती थी, कमर्शियल एजुकेशन दिया जाता, पनिशमेंट भी उस समय दिए जाते थे, और गुरुकुल की पद्धति थी उस समय थी, और ओरल शिक्षा का बहुत ज्यादा वहां पर मतलब चलन था। और पाठ्यक्रम में हम लोगों ने देखा परा और अपरा पाठ्यक्रम, परा में वैदिक और धार्मिक शिक्षा और अपरा में मैथ, साइंस और ज्योग्राफी। अब एक शब्द आता है लास्ट में, आप विशेषताओं की लास्ट बचा समावर्तन। समावर्तन को हम लोग थोड़ा ठीक से समझेंगे। समावर्तन वो स्टेप हुआ करता था कि जो लास्ट आपकी शिक्षा पूरी हो गई और समावर्तन में, जैसे आपके यहाँ फेयरवेल होता है ना, तो उसी तरह वैद गुरुकुल में पढ़ने के बाद आपका समावर्तन होता था लास्ट में, जैसे फेयरवेल के टाइम में समावर्तन। और समावर्तन में ये शिक्षाएं दी जाती थी कि आप कैसे, किसमें, अभी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से आप कैसे गृहस्थ में जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। तो हम अगर कहें तो समावर्तन में यह शिक्षा दिया जाता था कि आप किस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम से आज जाएंगे गृहस्थ आश्रम में, और गृहस्थ आश्रम में आपको क्या क्या नहीं करना है। जैसे आपको आलस्य कभी नहीं करना है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको ईमानदारी से रहना है, आपको अपने काम में मेहनत करना है। ये सारी तरह की शिक्षाएं दी जाती थी समावर्तन में। मतलब समावर्तन एक ऐसा स्टेप है जिसमें ब्रह्मचर्य से आपको गृहस्थ जीवन में जाने के लिए कुछ उपदेश गुरु द्वारा दिए जाते थे, जो आपके जीवन में बहुत काम होते हैं। हम लोग जानते हैं चार हमारे आश्रम है। एक आपका ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, उसके बाद संन्यास है, वानप्रस्थ है। तो ये 4 आश्रम है। इनके अगर क्रम की बात करें तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, उसके बाद वानप्रस्थ है और लास्ट में संन्यास। ये चारों 25-25 सालों में डिवाइड है। तो इस तरह से हमारे जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी इसकी विशेषताएं थी। तो हमने पहले चैप्टर में ये बात कर लिया कि क्या क्या थे वैदिक काल में, कैसे शिक्षा, और
दर्शन के साथ जोड़ के हमने देख लिया, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और ये सब। उसके बाद शंकराचार्य जी ने क्या कहा वो भी हमने देख लिया, और लास्ट अल्टीमेट गोल हुआ करता था मोक्ष से प्राप्ति और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलना, ये हमारा उद्देश्य हुआ करता था। और अभी हमने बात कर लिया कि इसकी विशेषताएं क्या हुआ करती थी, तो मुझे, और हमने प्रेजेंट के सिनारियो में भी बात किया थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि टॉपिक जितना है उतना ही हमको पढ़ना है, बाकी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी फिलहाल यही है कि हमने विशेषताएं पढ़ लिया और पुरानी शिक्षा व्यवस्था है वो हम बात कर लिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप समझने की कोशिश करिए। ये सिलेबस में डाला गया है, इसका मतलब ये है कि आप उस समय से और इस समय को कंपेयर करके देखिए कि कितना वहां से कॉपी किया गया है, कितना पेस्ट किया गया है, और क्या हम सही ढर्रे पे चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, ये चीज को समझना है। इसलिए हम लोगों को ये व्यवस्था डाली गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको कमेंट करना है, सुझाव है, सजेशन है, या फिर कोई क्वेरी है, या फिर कोई विचार है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।